हेलो, वेलकम है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के रिलेटेड 30 एमसीक्यू। जैसे कि हमने कल थ्योरी क्लास करी थी, तो आज हम देखेंगे उसके 30 एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और हमारी क्लास रोज़ाना होती है शाम 5 बजे। हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें। देखिए, आपको यूपी जीएस जो है आपकी, वो आपकी यूपी प्लस एसआई, आपकी यूपी जो आपकी लेखपाल की वैकेंसी आई हुई है वो, और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आता है। और जो है अच्छा खासा वेटेज भी रहता है। तो आप जो है इस क्लास को जो है हल्के में मत लीजिए, डेली क्लास लिया कीजिए, साथ आपने नोट्स बनाया करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये रहा आप सबके सामने पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? केवल उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय है यानी कि उपोष्ण मानसूनी, या फिर शुष्क मरुस्थलीय। देखिए, मरुस्थलीय का तो मतलब ही नहीं उठता क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई मरुस्थल नहीं है। फिर बात आती है, देखिए आप ना क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं उनको इलिमिनेट करा करिए, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन आपका केवल उष्ण कटिबंधीय, इसको अभी जो है आप साइड में रखिए। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण का मतलब नहीं मानते हैं कि जो आपके सर्दियों का मौसम है, क्योंकि हम हिमालय के नज़दीक हैं, तो यहाँ पर जो मतलब जो आप बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर जो है ठंड वगैरह होती है। लेकिन अगर बात करें आपका जो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर तो इतनी ठंड मतलब नहीं होती है। तो आप इसको भी जो है कट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कैसी है? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, यानी कि उपोष्ण मानसूनी प्रकार की यहाँ पर जलवायु है। आप इसकी व्याख्या देख लेंगे, ये इसकी व्याख्या है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं घटित होती है? 2, 3, 4 या 5? तो आपकी जो है कितनी ऋतुएं हैं? मुख्य रूप से 3। इसके ऑप्शन है, सॉरी, और ये इसका व्याख्या है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग यानी कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें अधिक तापमान होने का मुख्य कारण क्या है? समुद्र से दूरी होना, मकर रेखा के नजदीक होना, बिल्कुल नहीं, कर्क रेखा के नजदीक होना, या वनों की कमी होना। देखिए, कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण क्या है, जो बुंदेलखंडी जो क्षेत्र है, भाग है, उसका तापमान क्या है? अधिक होता है। ये इसकी व्याख्या है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश में मई जून में चलने वाली पश्चिमी गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? क्या पूर्वाई कहते हैं, लू कहते हैं, आंधी कहते हैं, चक्रवात कहते हैं? देखिए, चक्रवात तो उत्तर प्रदेश में आते नहीं है। चक्रवात जो है आपके कुछ राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर आते हैं। और जो आपकी आंधी है, आंधी कब बनती है? जब लू जो है कुछ समुद्री हवा से मिल जाती है, तब जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसी को क्या कहते हैं? आंधी, जो उत्तर भारत में जो है चलती है गर्मियों के मौसम में। फिर बात आती है पुरवाई। पुरवाई नहीं चलती, क्या चलती है? लू चलती है। तो उत्तर प्रदेश में मई जून में कौन सी चलती है, जिसे मतलब लू कहते हैं, गर्म हवा, वो है लू आपकी। आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इसकी व्याख्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी और सबसे कम गर्मी किन जिलों में पड़ती है? कानपुर और लखनऊ, झांसी और गोरखपुर, आगरा, झांसी, बरेली, बांदा और मेरठ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जी बिल्कुल, आगरा, झांसी और बरेली में। ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? क्या पछुआ कहते हैं, या लू कहते हैं, पूर्वा कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं? बताइए। जी नहीं, पूर्वा कहते हैं। लू तो देखिए गर्मी में चलने वाली जो है हवाएं हैं, ठीक है। काल बैसाखी ये भी नहीं है, तो क्या है आपका? पूर्वा होगा। ये रही, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून को प्रदेश में पूर्वा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में मानसून का प्रवेश किस दिशा से होता है? उत्तर पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व से, या फिर पश्चिम से? बिल्कुल, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व से। आंसर होगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, साथ ही इस क्वेश्चन की व्याख्या। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? मथुरा, गोरखपुर, इलाहाबाद, या फिर वाराणसी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जी बिल्कुल, गोरखपुर में सर्वाधिक जो है वर्षा होती है।
ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में दर्ज की जाती है? अभी हमने सबसे अधिक देखी और अब सबसे कम। आगरा, झांसी, मथुरा या रायबरेली? बिल्कुल मथुरा में जो है सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है, लगभग 54.4 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में वर्षा की मात्रा और अवधि किस दिशा की ओर जाने पर कम होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर? बताइए इसका आंसर। जी बिल्कुल, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जो है क्या होती है? कम होती है। ये रही इसकी व्याख्या। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है? जी बिल्कुल, कितना? 83%। ऑप्शन नंबर डी, ये इसकी व्याख्या है। साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का कौन सा महीना सर्वाधिक जो है ठंडा होता है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी या फिर नवंबर? बिल्कुल जनवरी होता है। ये रही इसकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागर का मानसून, भूमध्य सागरीय जो चक्रवात हैं वे, जिनको पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, या फिर स्थानीय जो हवाएं होती हैं वह? तो बिल्कुल भूमध्य जो सागरीय चक्रवात है वही इसका कारण है, मुख्य कारण। ये इसका जो है व्याख्या दी गई है, देख लीजिएगा। शीतकालीन वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होती है? जो वर्षा होती है ना सर्दियों में शीतकालीन, तो वो किस फसल, देखिए सर्दी में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल। तो ऑब्वियसली बात है कि रबी की फसल के लिए जो है उत्तरदायी या फिर लाभदायक होती है। ये इसकी व्याख्या है। और साथ ही चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रोफेसर स्टाम्प व डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने वर्षा के आधार पर यूपी को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा हुआ है? तो आपका हमने पढ़ा था जब हमने थ्योरी क्लासेस करी थी कि ये 2 भागों में इसने बांटा हुआ है। ये रहा, एक आपका आर्द्र और दूसरा आपका मतलब आर्द्र और उष्ण क्षेत्र, और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र के तराई उपविभाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? जी बिल्कुल, ये 120 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। साथ ही साथ ये इसकी व्याख्या है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र लखनऊ, कानपुर आदि जो होते हैं उसमें औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 80 से 100 सेंटीमीटर, 120 से 150 सेंटीमीटर, 65 से 80 सेंटीमीटर या 50 से 60 सेंटीमीटर? जी बिल्कुल, 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो कि आपका आगरा, मेरठ और जो है आपका कुछ शामली का क्षेत्र भी इसमें आता है, तो शीतकाल का औसत तापमान कितना रहता है यहाँ पर? बिल्कुल 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जब हमने थ्योरी क्लासेस की थी तब हमने ये पढ़ा था 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसकी व्याख्या है। और साथ ही चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुंदेलखंडीय पहाड़ी पठारी क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन अधिकतम तापमान कितना पहुंच जाता है? बिल्कुल 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। और चलते हैं इसकी व्याख्या को देख लीजिए। साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोरखपुर में वर्षा की संभावित अवधि कितने दिनों की होती है? 32 दिनों की होती है, 45 दिनों की होती है, 56 दिनों की होती है या फिर 60 दिनों की होती है? जी बिल्कुल 56 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर सी, ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों में मतलब कौन सा स्थान है? ये आपका आया हुआ है, PYQ क्वेश्चन है। द्वितीय है, चतुर्थ है, तृतीय है, पंचम है? बिल्कुल चतुर्थ। कौन सा? चौथा स्थान है। जैसा कि हमने पढ़ा था, राजस्थान पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? बताइए। भाई बलरामपुर को करती है, श्रावस्ती को करती है, पीलीभीत को करती है, लेकिन बस्ती को नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। ये इसकी जो है व्याख्या है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ये भी PYQ में आया हुआ है। ठीक है, बुंदेलखंड है, रुहेलखंड है, शिवालिक या फिर विंध्याचल? बिल्कुल बुंदेलखंड, ये है इसकी व्याख्या। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा में होती है, वाराणसी में होती है, मुरादाबाद में होती है या फिर गोरखपुर में होती है? सर्वाधिक वर्षा की बात कर रहा है तो कहीं कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, साथ ही साथ इस क्वेश्चन की व्याख्या। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ में जो है सीमा साझा करता है? क्या मेरठ करता है? नहीं। सोनभद्र करता है? नहीं, क्योंकि सोनभद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण में है, जो मध्य प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करता है। फिर बात आती है सहारनपुर और बात आती है मुजफ्फरनगर। देखिए, ये बात कर रहा है उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। देखिए, मुजफ्फरनगर तो हिमाचल प्रदेश से साझा नहीं करता है, तो कौन सा होगा? सहारनपुर, यानी कि सी। 25 का आपका ऑप्शन होगा सी, ये इसकी व्याख्या है। साथ ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे मध्य प्रदेश, यानी कि आपका पांचवा, सॉरी बी ऑप्शन होगा इसका। 26 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये इसकी व्याख्या है। साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले का नाम बताइए। सबसे पूर्वी जिला आपका बताइए कौन सा है? बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली, तो ऑप्शन नंबर सी, 27 का सी। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? इस पश्चिम की बात है तो आपका कौन सा होगा? यमुना, जो कि हरियाणा और यूपी के बीच में अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के जो भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पूछा है आपसे। दलदली, कंकरीली पथरीली, महीन जलोढ़ या भूर? जी बिल्कुल, कंकरीली पथरीली आपकी जो मृदा है वहाँ पर पाई जाती है, ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होता है? सामान्य कम हो जाती है, बढ़ जाती है, कोई अंतर नहीं आता, पहले घटती है फिर बढ़ती है? जी बिल्कुल, कम हो जाती है। तो ये इसकी व्याख्या है। और आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नई क्लास में, एक नई जोश के साथ में। तब तक आप जो है अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।